हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एजुकेशन बस्सी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिकल थ्योरी के अंदर हमारा चैप्टर है मैग्नेट, उसके अंदर से यानी कि काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। आईटीआई करते हैं तो उसके अंदर भी आते हैं, और जैसे कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके अंदर भी मैक्सिमम क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो मैग्नेट के जो भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी एक सीरीज़ के माध्यम से मैं आपके पास लेके आना हूँ। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपने चुंबक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पढ़ रखे हैं तो ये पढ़ रखे तो आपके लिए यानी कि प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर नहीं पढ़ रहे तो आपके लिए ये यानी कि बहुत कारगर सिद्ध होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो चैनल है, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसके बगल में बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी मैं नोटिफिकेशन डालूँ उसका वीडियो आपको आसानी से मिल जाए। तो जैसे कि हमारा जो मैग्नेट हो चुंबक तो है, उसमें से यानी कि जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं उनको हम हल करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चनों को हल करेंगे, लगभग 25 क्वेश्चन हल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में यानी कि डेली आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वो है, ऐसा पदार्थ जिसमें उच्च अवरोधन होता है उनका इस्तेमाल क्या बनाने में किया जाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जिनमें उच्च अवरोधन पाया जाता है, यानी कि जिसके अंदर प्रतिरोध का मान, चुंबकीय प्रतिरोध का मान अधिक होता है। तो जैसे कि जिनमें चुंबकीय प्रतिरोध का मान अधिक होगा उनसे यानी कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोमैग्नेट, बी ऑप्शन है परमानेंट मैग्नेट, सी ऑप्शन है अस्थायी मैग्नेट, और डी ऑप्शन है पैरामैग्नेट। तो उच्च अवरोधन वाले पदार्थों से क्या बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक। तो हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी नहीं, सॉरी, बी ऑप्शन है, यानी कि परमानेंट मैग्नेट, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि इनमें से कौन से पदार्थ को एक स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसको स्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन की बात करते हैं तो ए ऑप्शन है एल्निको, बी ऑप्शन है वाई एलोई, सिलिकॉन स्टील, आयरन धातु। तो जो स्थायी प्रकार के चुंबकीय पदार्थ बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, एल्निको, कोबाल्ट, एल्कोनेक्स, इन पदार्थ के जो पदार्थ होते हैं उनसे यानी कि स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो इसके अंदर हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए ऑप्शन। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन से चुंबक की ध्रुवता नियत रहती है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है कि जो ऐसा कौन सा चुंबक है जिसकी ध्रुवता नियत रहती है, यानी इसके ध्रुव बदलते नहीं है। तो ऐसा ध्रुव जिसके बदलते नहीं है, एक बार बनाने के बाद फिक्स रहते हैं, तो वो कौन से में रहते हैं, स्थायी चुंबक में। तो अस्थायी चुंबक तो हमारा इसलिए गलत हो जाएगा। और अस्थायी और स्थायी में दोनों में होते नहीं है, क्योंकि अस्थायी में ध्रुवता बदलती रहती है, जैसे हमें आवश्यकता होती है उसके अनुसार हम ध्रुव बदल सकते हैं। सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र। भाई चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय रेखाएं होती है उसमें कोई ध्रुव नहीं होता है। तो जो डी ऑप्शन है स्थायी चुंबक, तो हमारा इसका डी आंसर सही हो जाएगा, स्थायी चुंबक। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, इनमें से कौन से चुंबक की ध्रुवता नियत रहती है। तो कौन सी ध्रुव की रहती है, स्थायी चुंबक की। फिर उसके बाद में देखते हैं स्थायी चुंबक किससे बना होता है। जो स्थायी चुंबक होते हैं वो किस पदार्थ यानी कि किससे बने होते हैं। जैसे कि ऑप्शन की बात करें तो ए है एल्निको, कोबाल्ट, नियोडियम, या फिर उपरोक्त सभी। तो मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में बताया कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए एल्निको, कोबाल्ट, नियोडियम और स्टील, ये प्रकार की धातुएं काम में ले जाते हैं। ये तीनों पदार्थों से स्थायी चुंबक बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री खालिस्तान, अवरोधन, अवरोधन को क्या कहा जाता है, रिटेंटिविटी, और खालिस्तान यानी निग्राहिता, निग्राहिता को क्या कहा जाता है, कोर्सेसिविटी। तो होनी चाहिए, यानी कि अवरोधन की क्या स्थिति होनी चाहिए और जो निग्राहिता होती है वो कैसी होनी चाहिए, कौन से प्रकार के चुंबकों में। यानी कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है उनमें एक तो उच्च अवरोधन होता है, क्या होना चाहिए, एक तो उच्च अवरोधन होना चाहिए, और उसकी निग्राहिता कैसी होनी चाहिए, निम्न। तो इसके अंदर उच्च ग्राह्यता और निम्न निग्राह्यता वाला ये आपका हो जाएगा, यानी कि उच्च अवरोधन और निम्न निग्राह्यता। तो देखिए पहला तो उच्च होना चाहिए और दूसरा निम्न। तो उच्च और निम्न इसके अंदर दोनों ही उच्च है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, उच्च और निम्न। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा बी।
उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अधिक धारिता पदार्थ को किसके अनुपात उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। जो अधिक धारिता वाले पदार्थ होते हैं उनको यानी कि किसके उत्पादन के लिए उपयोग करते हैं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब लोहकांत, बी ऑप्शन है स्थायी लोहकांत और सी ऑप्शन है अस्थायी लोहकांत, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहकांत का मतलब होता है लोह चुंबकीय पदार्थ। तो जो अधिक धारिता यानी कि जो अधिक चुंबकीय गुणों को ग्रहण करते हैं तो उनसे क्या बनाए जाते हैं, स्थायी चुंबक। देखिए स्थायी लोहकांत या स्थायी चुंबक, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जो स्थायी चुंबक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो स्थायी चुंबक बनाते हैं उसके लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है। उसके लिए एल्निको, कोबाल्ट, एल्कोनेक्स और स्टील, तो इस प्रकार की धातुएं उपयोग की जाती हैं। ए ऑप्शन है पीतल, भाई पीतल से स्थायी चुंबक नहीं बनाया जाता है। बी ऑप्शन है तांबा, तो तांबे से भी स्थायी चुंबक नहीं बनाया जाता। मृदु लोहा, तो मृदु लोहा होता है उससे अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। डी ऑप्शन है स्टील, तो स्टील से स्थायी चुंबक बनाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है वह स्थायी चुंबक जो सामान्यतः किस प्रकार की सामग्री से बने होते हैं। इसकी बात करें स्थायी चुंबक की, तो स्थायी चुंबक जो होते हैं वो किस प्रकार की सामग्री से बने होते हैं। तो जो स्थायी चुंबक होते हैं उनकी चुंबकशीलता कैसी होती है, उच्च होती है, या फिर उच्च चुंबकशीलता होती है, या उच्च विद्युतशीलता होती है, या निम्न शैथिल्य होती है, या फिर उच्च निग्राहिता होती है। तो जो स्थायी प्रकार के चुंबक होते हैं उनके अंदर उच्च निग्राहिता होनी चाहिए। जो उनके चुंबकीय गुण होते हैं उनकी ग्रहण करने की क्षमता कैसी होनी चाहिए, उच्च होनी चाहिए। तो इसके अंदर डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं कि बाह्य रूप से बल की चुंबकन लाइन चलती है। भाई ये कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का कि जो चुंबक के बाहर लाइनें चलती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है। इस प्रकार से चुंबक होता है एन और एस। तो चुंबक के बाहर की साइड चुंबकीय रेखाएं चलती है एन से एस की ओर इस प्रकार से, और चुंबक के अंदर चलती है एस से एन की ओर, एस से एन की ओर। तो इसमें बाह्य रूप से बल की चुंबकन लाइनें कैसे चलती हैं, एन से एस की ओर। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन कहता है कि एस से एन की ओर। भाई बाहर की लाइन पूछी हमें, तो बाहर की लाइन एन से एस की ओर चलती है, ना कि एस से एन की ओर। सी ऑप्शन है प्लस से माइनस की ओर, इसमें प्लस माइनस होता नहीं है कहीं भी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और डी है दोनों दिशाओं में, तो दोनों दिशाओं में कभी नहीं चलती है चुंबकीय रेखाएं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, एक चुंबक के अंदर चुंबकीय रेखाओं की दिशा होती है। यानी कि पहले तो बात की थी बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ चुंबकीय रेखाएं कहाँ चलती है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव। तो जैसे कि इस प्रकार से एन है, तो एन एस से एन की ओर चलती है चुंबकीय रेखाएं इस प्रकार से। देखिए इसमें एन से एस की ओर, ये हमारा गलत हो जाएगा। एस से एन की ओर, हाँ भाई दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लगभग हम एक क्वेश्चन में 1 मिनट का समय भी नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए आप चैनल पर यानी कि जुड़ सकते हैं और इस प्रकार से आपकी तैयारी और बेटर हो सकती है। आप ITI की एग्जाम दे रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये बहुत कारगर सिद्ध होने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किसी चुंबक की आकर्षण की शक्ति अधिकतम कहाँ पर होती है। यानी कि चुंबक लोहे की पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वो कहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से चुंबक होती है और इसके अंदर 2 ध्रुव होते हैं एन और एस। भाई जो आकर्षण की शक्ति होती है यहाँ पर ध्रुवों पर अधिक होती है, जबकि इसके जो मध्य में होता है वो तो बिल्कुल उदासीन अक्ष होता है, इसे चुंबकीय उदासीन अक्ष कहा जाता है। तो आकर्षण की शक्ति कहाँ पर होगी, इसके ध्रुवों पर। अब ध्रुव कोई सा भी हो सकता है, एन या एस, दोनों ध्रुवों पर यानी कि शक्ति समान रहती है। तो देखिए चुंबकीय आकर्षण की शक्ति कहाँ पर अधिक होगी, चुंबकीय ध्रुवों पर। बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र तो यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर तो आकर्षण की शक्ति कम हो जाएगी। चुंबकीय अक्ष पर नहीं, बल्कि चुंबकीय लाइनें नहीं। तो इसके अंदर ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चुंबकीय ध्रुवों पर। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। किसी चुंबक की आकर्षण की शक्ति अधिकतम कहाँ पर होती है, तो अधिकतम कहाँ पर होती है, चुंबकीय ध्रुवों पर। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा बलों की विद्युत रेखाओं का एक गुण नहीं है। क्या पूछा है आपको, यानी कि गुण नहीं है। इसमें क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ना है कि इसमें गुणों के बारे में नहीं पूछा है, जो गुण नहीं है उस आंसर को आपको सही करना है, जबकि इसमें क्वेश्चन यानी कि नेगेटिव बात कर रहा है। तो इसमें से जैसे कि ए ऑप्शन है, ये धनात्मक आवेश से आरंभ होती है, चुंबकीय रेखाएं धनात्मक आवेश, ठीक है। तो बी ऑप्शन है, ये ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है, बलों की रेखाएं समांतर होती है,
ठीक है। और डी ऑप्शन है बलों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो इसमें यानी कि ये क्वेश्चन भी ए और बी हम यानी कि पूर्णतः कह नहीं सकते कि इस प्रकार से बलों की जो रेखाएं होती है वो उत्तरी ध्रुव से चलकर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती है बाहर की साइड, और अंदर की साइड यानी दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। लेकिन इसमें अगर ये ऑप्शन नहीं आता है, ये डी वाला ऑप्शन, तो हमें डी वाला ऑप्शन इसमें राइट है, क्योंकि बलों की जो दिशाएं रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है, क्योंकि उनमें चुंबकीय खिंचाव बल पाया जाता है, जिनके कारण चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के समांतर चलती है। तो जो समांतर चलने वाला हमारा पॉइंट है वो तो राइट हो जाएगा। और जो ऋणात्मक और धनात्मक से, अब इसको हमें सही मानना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि डी ऑप्शन इसमें यानी कि 100% तथ्य इसके सही है कि जो बल की रेखाएं वो एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती है, जबकि इसमें कहा गया कि ये बालों नहीं है बलों है, बलों की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। ये क्वेश्चन हमारा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और इसमें यही पूछा है कि कौन सा गुण नहीं है, तो ये गुण नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, अस्थायी चुंबकों का इस्तेमाल आमतौर पर किस में किया जाता है? जो अस्थायी चुंबक होती है उसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, इसके लिए आपसे पूछा गया। तो ए ऑप्शन की बात करते हैं तो विद्युत उपकरण, ठीक है। विद्युत उपकरणों में स्थायी चुंबक का भी और अस्थायी चुंबकों का भी दोनों का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम 100% कह नहीं सकते, हालांकि ऑप्शन ये भी हो सकता है, लेकिन हम आगे ऑप्शनों को पढ़ेंगे किस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं उनके अनुसार हम आंसर देंगे। बी ऑप्शन है हमारा मोटर, तो जो मोटर होती है उसके अंदर यानी कि स्थायी चुंबक भी अस्थायी चुंबक काम में लिया जाता है। अब ये मोटर का प्रकार कौन सा है, एसी है या डीसी है, इस पर भी डिपेंड करेगा। सी ऑप्शन है मूविंग कॉइल, तो इसके अंदर कॉइल मूव करती है और परमानेंट चुंबक भी इसके अंदर होते हैं, तो इसमें हमें अस्थायी चुंबक के बारे में पूछा है। डी ऑप्शन है लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर के अंदर हमेशा और हमेशा स्थायी चुंबक उपयोग में की जाती है, तो इसीलिए ये डी और सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। देखिए अब विद्युत उपकरणों की बात करते हैं, तो विद्युत उपकरणों में हमारी मोटर भी आ जाती है, और इसके अलावा जो हमारे मीटर है या बल्ब है या फिर जो इलेक्ट्रिक फ्रेश है, हीटर है, ये सब आते हैं। तो हीटर है उनके अंदर हमारा जो ये अस्थायी चुंबक है इसका तो कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शनों को देखते हुए इसका आंसर मोटर को हम सही करेंगे, तो इसका आंसर मोटर सही हो जाएगा। उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि परम एलॉय का मुख्य भाग क्या है? जो परम एलॉय है उसका मुख्य भाग क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो परम एलॉय है उसका मुख्य भाग क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन से पढ़ने के बाद में हमें ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना है। तो परम एलॉय का मुख्य भाग क्या है? जैसे कोबाल्ट है या फिर क्रोमियम है, निकिल है या फिर टंगस्टन है, तो इनमें से आपको जवाब देना है कि इनमें से कौन सा है परम एलॉय। तो परम एलॉय इस प्रकार के, इस क्वेश्चन को परम एलॉय का मुख्य भाग है इस प्रकार से पूछा जा सकता है, या फिर इस प्रकार से पूछा जाता है कि निम्न धातुओं में से कौन सी अधिक यानी कि भार की तुलना में अधिक है, तो मिश्र धातुओं की तुलना में अधिक है। तो जो कोबाल्ट होती है, तो इन सभी धातुओं में यानी कि जो अधिक मात्रा मिलाई जाती है वो किसकी मिलाई जाती है? निकिल की। और निकिल की सभी मिश्र धातुओं में लगभग 78% मात्रा मिलाई जाती है। कितनी? 78% मात्रा मिलाई जाती है। तो इसमें लिए परम एलॉय का मुख्य भाग, इसमें निकिल को हम आंसर सही दे देंगे, इसका आंसर सी सही हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। चुंबक का गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? भाई इनमें से चुंबक का गुण कौन सा नहीं है? ऑप्शन पढ़ेंगे और फिर आंसर देंगे। ए ऑप्शन है ये लोहे और मिश्र धातुओं को आकर्षित करता है। भाई ये तो जैसे कि चुंबक होता है वो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो इसलिए ये तो हमारा राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। भाई एक दूसरे को यानी कि दूर धकेलते हैं, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। जबकि इसके अंदर पूछा है कि कौन सा भाग चुंबक का भाग नहीं है, तो ये हमें आंसर देना है। सी ऑप्शन की बात करते हैं। चुंबक को जब टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक की तरह काम नहीं करता है, यानी कि जब चुंबक को तोड़ा जाता है तो चुंबक का जो भी टुकड़ा अलग होता है वो एक प्रकार से चुंबक की तरह कार्य करता है, और उसको भी अगर धागे से लटकाएंगे तो वह भी स्वतंत्र रूप से उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। तो ये ऑप्शन मतलब तथ्य रूप से देखा जाए तो गलत है, लेकिन क्वेश्चन के अनुरूप देखा जाए तो इसके अंदर नेगेटिव बात पूछी गई है, तो ये हमारी नेगेटिव बात हो जाएगी और ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखते हैं हथौड़े से तोड़ने पर, गर्म करने पर, इसमें एक क्वेश्चन यानी कि मिस हो गया, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं वहां पर डाल दूंगा उसको। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। एक चुंबकीय संपर्क किसके द्वारा संचालित किया जाता है? जो चुंबकीय कॉन्ट्रैक्टर या चुंबकीय रिले होती है वो किसके द्वारा प्रचालित किए जाते हैं, संचालित किए जाते हैं? तो कुंडली के द्वारा,
सही बात है। जो चुंबकीय कॉन्टेक्टर होते हैं या संपर्क होते हैं वो कुंडली के द्वारा चलायमान होते हैं, योग के द्वारा। योग का काम होता है कि जो भी उसके आंतरिक पार्ट्स होते हैं मशीन के, उनको यानी कि सुरक्षा प्रदान करना और उनको एक जगह स्थित रखना। फिर सी ऑप्शन की बात करते हैं, स्विच के संपर्क से, ये हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है आर्मेचर, तो आर्मेचर चुंबकीय संपर्क को चलाने के लिए कारगर नहीं है, तो इसके अंदर कुंडली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, चुंबक में चुंबकीय बल का क्या कारण है। जो चुंबक होती है उसमें चुंबकीय बल का कारण क्या है, तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं। तो जैसे कि चुंबक के अंदर जो चुंबकीय बल होता है वो किसके कारण होता है, तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनों के घूमने की चाल, यानी कि चुंबक के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उनकी चाल के कारण चुंबकीय बल रेखाएं एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती है और लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करती है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। लेकिन राइट करने से पहले एक बार सभी ऑप्शनों को पढ़ना जरूरी है। बी ऑप्शन है इसकी स्पेस किरणें, तो भाई चुंबक के अंदर तो कोई भी इस प्रकार की स्पेस किरणें नहीं होती है। फिर सी ऑप्शन है पृथ्वी के अंदर स्थित बड़े चुंबक के कारण, तो भाई जैसे पृथ्वी के अंदर चुंबक है तो उसके कारण अगर चुंबक बन रहा है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से तो लोहा भी चुंबक बन सकता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन की बात करें तो पृथ्वी के कारण, यानी कि पृथ्वी जैसे घूमती है तो इसी कारण से चुंबक भी अपने यानी कि घूमती है, तो ये कारण गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, चुंबक के इलेक्ट्रॉनों के घूमने की चाल के कारण। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहाँ होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि रिपीट हुआ है, यानी किसी भी चुंबक में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो सबसे मजबूत कहाँ पर होता है, तो चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत होता है उसके पोल पर, उसके ध्रुवों पर। तो ए ऑप्शन है चुंबक के मध्य में। चुंबक के मध्य में तो चुंबकीय खिंचाव बल बिल्कुल जीरो पाया जाता है, उदासीन अक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर बी की बात करते हैं, तो चुंबक के पोल पर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है भाई, चुंबक के पोल्स पर यानी कि खिंचाव बल अधिक पाया जाता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं, चुंबक के पोल्स और केंद्र के मध्य में, तो चुंबक के पोल्स पर तो होती है जो चुंबकीय बल रेखाएं अधिक और उसकी आकर्षण की शक्ति भी अधिक होती है, लेकिन केंद्र पर नहीं होती है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन की बात करते हैं, चुंबक के चारों ओर, तो भाई चुंबक के चारों ओर तो यानी उदासीन अक्ष भी उसमें आ जाता है, वहां पर तो चुंबकीय खिंचाव बल का मान जीरो होता है, तो इसीलिए किसी भी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सबसे मजबूत कहां पर होता है, उसके पोलों पर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, चुंबकीय कीपर का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है। कीपर क्या होती है, चुंबकीय जो फ्लक्स यानी लीकेज होता है उसको यानी कि एक जगह फिक्स करके यानी कि मार्ग प्रदान करती है। तो जैसे ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए ऑप्शन है हमारा, चुंबकीय रेखाओं की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। तो जो चुंबकीय रेखाओं की दिशा बदलने के लिए क्या कीपर का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले मैं कीपर की बात करूँ तो कीपर क्या होती है कि इस प्रकार से हमारी एक चुंबक होती है घोड़े के नाल के आकार की, ये यू आकार की। देखिए इसमें यहाँ से अगर इनके बीच की दूरी हो जाती है तो यहाँ से यहाँ तक जो चुंबकीय किरणें होती है वो प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पाती है, तो इनको मार्ग प्रदान करने के लिए एक लोहे की छड़ इस प्रकार से रखी जाती है। तो ये फ्लक्स को यानी कि मार्ग प्रदान के लिए मार्ग प्रदान करती है, तो एक माध्यम बन जाती है। तो इस छड़ को क्या बोलेंगे, कीपर, इसको कीपर कहते हैं। तो कीपर क्या होती है, चुंबकीय रेखाओं को यानी कि लुप्त फ्लक्स को एक बार पुनः प्राप्त करने के लिए ये उपयोग में लाई जाती है। तो ए ऑप्शन है, चुंबकीय रेखाओं की दिशा बदलने के लिए किया जाता है। नहीं, चुंबकीय रेखाओं की दिशा तो बदल नहीं सकते। बी ऑप्शन है, फ्लक्स को एम्पलीफाई करने के लिए, भाई फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या कीपर का उपयोग किया जाता है। नहीं, फ्लक्स को बढ़ाने के लिए तो कॉइल वाइंडिंग की जाती है और उसमें से विद्युत धारा दी जाती है, उससे यानी कि फ्लक्स बढ़ सकता है। सी ऑप्शन है, लुप्त फ्लक्स पुनः प्राप्त करने के लिए, भाई एक बार अगर फ्लक्स समाप्त हो गया तो उसको तो फिर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कीपर के माध्यम से प्राप्त तो किया जा सकता है, लेकिन कीपर के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कीपर के बारे में पूछा है यहाँ पर। तो फिर डी ऑप्शन है, चुंबकीय आवेश परिलक्षित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय आवेश जो नष्ट होता है उससे बचाने के लिए कीपर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से जैसे चुंबकीय रेखाएं यहाँ से जाती यहाँ तक, अगर इसको मार्ग प्रदान नहीं होगा, इसको यानी कि मार्ग नहीं मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी और जो चुंबकीय आवेश है वो समाप्त हो सकता है। तो इसको समाप्त होने से बचाने के लिए कीपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है या उसकी ओर झुकाव करता है, तो वह क्या कहलाता है। एक चुंबकीय दबाव जो किसी चुंबकीय सर्किट में फ्लक्स को सेट करता है, ठीक है, फ्लक्स को सेट करना और उसको झुकाव रखना, तो
इसमें पढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो फ्लक्स को यानी कि सर्किट में फ्लक्स के रूप में चलाता है, ये सेट करता है। तो क्या वो डीमैग्नेटाइजेशन है? नहीं, डीमैग्नेटाइजेशन मतलब मैग्नेट को समाप्त करना। बी ऑप्शन है क्रॉस मैग्नेटाइजेशन, ये भी नहीं है। फिर है सी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का काम है चुंबकीय क्षेत्र बनाना, उसको यानी चुंबकीय क्षेत्र को आगे धकेलना या सेट करने का काम नहीं होता है। तो इसके बाद में डी ऑप्शन है मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, तो जो एमएमएफ होता है वो चुंबक वाहक बल को यानी कि आगे सेट करता है और आगे धकेलता रहता है और उसकी तरफ झुकाव भी रखता है, तो इसीलिए इसका डी आंसर आपका सही हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 21 का उसका आंसर डी सही हो जाएगा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इसको एमएमएफ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। चुंबकीय बलों द्वारा लेमिनेशन सेट के कंपनों से उत्पन्न शोर को क्या कहा जाता है? जो विद्युत चुम्बक बनाते हैं आप और उसमें जो लेमिनेशन है पत्तियों के द्वारा जो शोर की आवाज आती है, तो उस आवाज को हम या हमिंग की आवाज कहते हैं, उस शोर को क्या कहते हैं? हमिंग ध्वनि, हमिंग ध्वनि। तो ए ऑप्शन है मैग्नेटो स्ट्रिक्शन, नहीं। बी ऑप्शन है व्हाइट शोर, व्हाइट शोर जैसा तो इसमें कोई है नहीं। फिर सी ऑप्शन है हम शोर, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा, हम शोर या हमिंग शोर। फिर डी ऑप्शन है जूम, तो इसके अंदर बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, डी तो गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। जो लेमिनेशन से कंपन की आवाज आती है जैसे कि तो की आवाज आती है वो हम शोर होता है, इसे हमिंग भी कह सकते हैं या हम शोर भी कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। सोलेनोइड को किस प्रकार के विद्युत चुंबक के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये हटा नहीं है, जाता है, यानी कि परिभाषित किया जाता है। सोलेनोइड, सोलेनोइड किसे बोलते हैं? यानी कि जो कुंडली होती है उसको सोलेनोइड बोला जाता है, जिसे हेलिक्स का नियम भी कहा जाता है। तो सोलेनोइड को किस प्रकार के विद्युत चुंबक के रूप में परिभाषित किया जाता है? केवल एक घुमाव? नहीं, सोलेनोइड होता है इस प्रकार से एक कुंडली होती है, तो भाई इसमें तो एक घुमाव थोड़ी है, इसमें तो अनेक घुमाव हो गए, तो सोलेनोइड को एक घुमाव तो कहा नहीं जाएगा। फिर बी ऑप्शन है व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई, जैसे कि इसका व्यास इतना सा है लेकिन इसकी तुलना में इसकी लंबाई तो अधिक है, तो ये ऑप्शन यानी कि राइट है। लेकिन राइट से पहले सी ऑप्शन और डी ऑप्शन भी हमें पढ़ना जरूरी है। सी ऑप्शन है व्यास की तुलना में कम अक्षीय लंबाई, भाई व्यास की तुलना में तो अधिक अक्षीय लंबाई है, कम तो है नहीं, तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन है अधिक प्रतिरोध, तो इसका प्रतिरोध अधिक है, ये ऑप्शन भी आपका बन सकता है, लेकिन इससे संतुष्ट जवाब आपका बी आ रहा है। भाई व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई है, तो जैसे कि कुंडली छोटी भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है इस प्रकार से, तो प्रतिरोध का हम नहीं कह सकते, लेकिन व्यास की तुलना में अधिक अक्षीय लंबाई है, इसीलिए बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर उसके बाद में कार्क स्क्रू नियम, क्वेश्चन नंबर 24 है। कार्क स्क्रू नियम प्रदर्शित करता है, जो कार्क स्क्रू नियम होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को, जो कार्क स्क्रू नियम है वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रदर्शित करता है क्या? फिर बी ऑप्शन है मैग्नेटिक फ्लक्स घनत्व को, तो फ्लक्स घनत्व को तो नहीं करता है। सी ऑप्शन है मैग्नेटिक लाइन की दिशा, जो चुंबक लाइन की दिशा है उसको प्रदर्शित करता है। तो जो कार्क स्क्रू नियम है बिल्कुल वो चुंबकीय रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का डी ऑप्शन है मैग्नेटिक फील्ड को, तो मैग्नेटिक फील्ड को तो प्रदर्शित करेगा नहीं। जो कार्क स्क्रू नियम होता है उसमें धारा की दिशा में अगर स्क्रू बढ़ रहा है तो उस जो स्क्रू के जो घुमाव की दिशा होती है वो चुंबकीय लाइनों की दिशा को दर्शाएगी, तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, मैग्नेटिक लाइन की दिशा को। आज का अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए, बार बार यानी कि बोलने से अच्छा है कि आप एक ही बार में एक वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, और इसी प्रकार से यानी कि मैं क्वेश्चन आपके साथ में शेयर करता रहूंगा, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी, आप यानी कि अपने आप को यानी कि गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस में कार्क स्क्रू नियम प्रयुक्त किया जाता है? जो कार्क स्क्रू नियम होता है वो किस में प्रयुक्त किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन है करंट की दिशा में। भाई कार्क स्क्रू नियम में करंट की दिशा तो हमें सबसे पहले से ज्ञात होगी, तब जाके कार्क स्क्रू नियम काम में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन है बी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। भाई ये वाला ठीक है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो ज्ञात करने के लिए हमें इसका उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन है विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने, ये गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए, तो ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो कार्क स्क्रू नियम है वो ज्ञात किया जाता है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देखिए, वहां पर इसका टेलीग्राम लिंक है, वहां से टेलीग्राम
ग्रुप में आप ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पर व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर व्हाट्सअप ग्रुप में मेंबर अधिक हो गए हैं, आप ऐड नहीं हो पा रहे हैं, तो आप जो डिस्प्ले में नंबर चल रहे हैं ये वाले, इस पर आप यानी कि ITI लिख के आप मैसेज कर सकते हैं। और इस PDF को अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस PDF को प्राप्त करने के लिए आपको PDF 25 लिख के आपको मेरे को मैसेज करना है इसी नंबर पर, और वहाँ से आपको ये PDF आपको भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।